हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मशीन लर्निंग सीरीज में। और पिछले कुछ दिनों से मैं मशीन लर्निंग की पूरी हिस्ट्री समझने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आज के टाइम पे जो मशीन लर्निंग है या एआई है, जो डीएल है, वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा। सो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए मैंने ट्राई किया है इसको थोड़ा इजी वे से समझाने के लिए। एंड ट्राई करी है इसकी ब्रांचिंग करने की कोशिश करी है कि कब कब कौन कौन से ब्रांचेस बनते गए, इसमें ऐड ऑन होते गए, रिमूव होते गए। और उस हिसाब से मैंने कंप्लीट एआई का 1940 से लेकर के 2026 तक का डिवीज़न किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1940, ठीक है, ये अर्लियर स्टेज था एआई का। और इस टाइम पे साइंटिस्ट जो थे वो सोच ही रहे थे कि किस तरीके से क्या जो हमारे पास बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसको हम लॉजिक और मैथमेटिक्स की हेल्प से बिल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और इसका जवाब मिला 1943 में। आर्टिफिशियल फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया मैकलच एंड पिट्स ने मिल करके। और फिर 1949 में हबेबियन लर्निंग आया। एक्चुअली जो पहला न्यूरॉन था वो लर्न नहीं कर सकता था, वो ये एज्यूम करके डेवलप किया गया था कि वेट चेंज नहीं होते हैं, लेकिन हैबिबियन लर्निंग ने ये दिखाया कि वेट चेंज होते हैं। डेट मीन्स की मशीन लर्न कर सकती है। सो ये फाउंडेशन पड़ा। और इस फाउंडेशन में एक्चुअली हम कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, एक न्यूरॉन के साथ दूसरे न्यूरॉन की। इसीलिए इसको हमने एक टर्मिनोलॉजी से डिफाइन किया, कनेक्शनिस्ट फाउंडेशन। क्योंकि अभी ये जो एरा है 1940 से 1960 का, इसमें जो भी ब्रांचेस निकली हैं उन सब का फाउंडेशन ही रखा गया है। देन आता है सिंबॉलिक फाउंडेशन इन अब जो 1950 में एलन ट्यूरिंग का रिसर्च पेपर आया, और रिसर्च पेपर में उन्होंने जो अपने थ्योरम्स दिए थे उसको सिंबल्स के हिसाब की हेल्प से समझाया। फिर इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आई जिन्होंने कि लॉजिक, सिंबल्स, रीजनिंग, सर्च, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसको बढ़ावा दिया। और इस कैटेगरी में जो एआई फिट हुआ उसको सिंबॉलिक एआई कहते हैं। इसका ड्यूरेशन जो था ऑलमोस्ट 1950 से लेकर के 1980 के आसपास में काफ़ी डोमिनेटिंग था। और सिंबॉलिक एआई का सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्सपर्ट सिस्टम्स है। अब नाउ देखते हैं एनएलपी, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर विजन। एनएलपी, रोबोटिक्स और कंप्यूटर विजन भी पैरेलली एज ए एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एआई की फॉर्म में चल रहे थे। इन्हें मैंने एक अलग ब्रांच में रखा हुआ है, एनएलपी, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर विजन को। बट एक्चुअली में ये एआई की ब्रांच नहीं है कोई भी। ये उस टाइम पीरियड पे जो पैरेलली मशीन लर्निंग, पैरेलली जो एआई में डेवलपमेंट हो रही थी उसके बेसिस पे ये एप्लीकेशंस पे भी काम हो रहा था पैरेलली। तो अब जैसे हम अर्ली एनएलपीज की बात करें तो अर्ली एनएलपीज भी सिंबल, लॉजिक्स, रूल्स, इसके हिसाब से वर्क करता था। रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स भी जो रूल बेस्ड सिस्टम था उसके थ्रू वर्क कर रहा था। फिर 1960 में जब डेटा बढ़ा तो ये आया कि कैसे अब हम विजुअल इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करें। तो उसके लिए वहाँ से जो ब्रांच निकल के आई वो 1960 में कंप्यूटर विजन के नाम से ब्रांच निकल के आई। सो ये ब्रांचिंग था अर्ली 1940 से 1960 के बीच में। अब हम देखेंगे 1960 से लेकर के 1980 तक में क्या कंडीशंस रहती हैं इनके। ठीक है, तो 1940 से 1960 तक हम इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था लास्ट में कि हमने सिंबॉलिक एआई फाउंडेशन लिया, कनेक्शनिस्ट एआई फाउंडेशन लिया, और उसके बाद फिर हमने मशीन लर्निंग, इसके बाद हमने एनएलपी, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स को भी एज ए ब्रांच ले लिया। और हम चाहे तो इस पूरे सिस्टम 1940 से लेकर के 1960 तक जो भी एआई की फील्ड में काम हुआ है उसको हम इस तरीके से भी
डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये दो तो हमारे सेम ही है। तीसरे में मैंने इसमें ऐड कर दिया है कंप्यूटेशनल फाउंडेशन। कंप्यूटेशनल फाउंडेशन के अंदर मैंने ये रखा है कि जो कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज हो रही थी, जो इंफॉर्मेशन थ्योरी इंक्रीज हो रही थी, उससे रिलेटेड जो काम हो रहा था वो सारा का सारा मैंने कंप्यूटेशनल फाउंडेशन में डाल दिया। अब ये कंप्यूटेशनल फाउंडेशन में क्यों डाला और एआई के रेफरेंस में क्यों डाला, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रांचिंग तो नहीं है एआई की, बट इनडायरेक्टली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एआई की फाउंडेशंस में। डेट्स वाई मैंने इसको नाम दे दिया है कंप्यूटेशनल फाउंडेशन। और अगेन एआई एप्लीकेशन फाउंडेशन के अंदर मैंने एनएलपी, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स इन तीनों को रख दिया। सो अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं एआई फाउंडेशंस को, जो कि 1940 से 1960 के बीच में है। नेक्स्ट डिटेलिंग है थोड़ी सी यहाँ पे। कनेक्शनिस्ट फाउंडेशन के अंदर क्या क्या था। 1943 में मैकक्लच न्यूरॉन था, मैकक्लच पिट्स न्यूरॉन था। 1949 में हेबेबियन लर्निंग आई। देन 1957 में परसेप्ट्रॉन आया। 1960 में एडालाइन। ये सारे के सारे बेस हैं जो आगे चल कर के न्यूरल नेटवर्क का बेस बने, और फिर ये ब्रांच आगे ग्रो हुई न्यूरल नेटवर्क की फॉर्म में। फिर न्यूरल नेटवर्क से डीप लर्निंग, एंड डीप लर्निंग से फिर ट्रांसफॉर्मर, और जो अभी हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के बाद एलएलएम और जनरेटिव एआई। सो ये सारे के सारे इन सब के फाउंडेशंस जो हैं ये कनेक्शनिस्ट से ही आए हुए हैं। अब हम देखते हैं एनएलपी। एनएलपी अगेन इसकी शुरुआत 1950 से ही होती है, जिसमें एलन ट्यूरिंग आइकॉनिक क्वेश्चन पूछते हैं, कैन मशीन यूजेस लैंग्वेज एंड फॉर द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद फिर जॉर्ज टाउन और आईबीएम का एक जॉइंट एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है 1954 में, जो कि 60 लाइंस रशियन लैंग्वेज के इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद फिर साइनेप्टिक स्ट्रक्चर आता है 1957 में, जो कि फॉर्मल ग्रामर मॉडल्स को लेकर के है। फिर 1966 में एलिजा नाम का एक चैटबॉट डाल इन्वेंट होता है। ये चैटबॉट पैटर्न बेस्ड डायलॉग्स देता है। तो ये जो फाउंडेशन वर्क चल रहा था, ये एनएलपी का फाउंडेशन वर्क चल रहा था। अगर अब हम बात कर लेते हैं रोबोटिक्स की। तो रोबोटिक्स के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। 1940 से 1970 के बीच में साइबरनेटिक्स 1948 में आ गया था। देन यूनिमेट 1961 में, सेकी रोबोट 1969 में, एस्ट्रिप्स 1971 में, कंप्यूटर विजन 1960 में। तो पैरेलली काफ़ी सारा काम चल रहा था एक साथ। सो इन सबको अगर हम एक कंप्लीट कैटेगराइजेशन में देखते हैं, तो वहाँ पे यही है कि जो बेस्ट वे है, उसमें हम यही कर सकते हैं कि हम सिंबॉलिक एआई को रखें 1940 से 1980 तक, क्योंकि ऑलमोस्ट 1950 में सिंबॉलिक एआई शुरू हुआ, और इसका जो मेन डोमिनेशन रहा वो 1980 तक रहा। और 1970 के आसपास में एक्सपर्ट सिस्टम्स काफ़ी पॉपुलर हुए। उसके बाद दूसरा जो हम करते हैं वो कनेक्शनिस्ट एआई। कनेक्शनिस्ट एआई जो आज की भी हम ब्रांचेस देख रहे हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उनका जो बैकबोन है वो कनेक्शनिस्ट एआई ही है, जो आगे चल कर के न्यूरल नेटवर्क बना, और फिर डीप लर्निंग, ट्रांसफॉर्मर्स, और आज की जनरेटिव एलएलएम्स का बेस बना। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो कंप्यूटेशनल फाउंडेशंस को एक ब्रांच की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। और बाकी हमने ये एप्लीकेशंस देख ही लिया, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, ये सारे के सारे ऑलरेडी इन पे भी पैरेलली काम चल रहा था। पैरेलली काम का मतलब हम इसको इससे क्या समझ लेते हैं
कि जैसे 1950 में 1951 में SNARC सिस्टम जो पहला हार्डवेयर न्यूट्रॉन है वो बना। उसके बाद 1954 में पहली मशीन बनी जिसने ट्रांसलेशन किया। तो अब पैरेलली ट्रांसलेशन कैसे करेगा कोई भी, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उस सिस्टम सिंबल्स को रीड करेगा, फिर सिंबल्स को रीड करने के बाद उसका कन्वर्जन करेगा, उसके अंडरस्टैंडिंग को करेगा, एंड देन उसके बाद उसको उसके ग्रामर्स के रूल को देखेगा एंड देन दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारी प्रोसेस थी। तो जैसे जैसे अलग अलग स्टेप्स हम बढ़ते जा रहे थे, स्टेप्स बढ़ते जाते थे, तो काफ़ी सारे लोग रिसर्च कर रहे थे इन सब चीज़ों पे। तो वो रिसर्च भी वहाँ भी यूटिलाइज होता जा रहा था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 से 1980 के बीच में। अब यहाँ से हमारा कुछ कुछ शॉर्टेज होता जाएगा ब्रांच। तो सिंबॉलिक या क्लासिकल एआई, मशीन लर्निंग, कनेक्शनिस्ट एआई, और यहाँ पे एक और हो गया, एड ऑन हो गया इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन। और फिर एआई एप्लीकेशंस हमारे सेम रहे, अभी एआई एप्लीकेशन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक और ब्रांच ऐड कर सकते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग का, क्योंकि सॉफ्ट कंप्यूटिंग भी अपने आप में एक, मतलब एआई की कोई ब्रांच नहीं है, बट ये एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग भी यहाँ पे ऐड ऑन चाहे तो कर सकते हैं। तो 1956 से 1980 के बीच में ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद ये मतलब ये सारी चीज़ों का मतलब कि ये कैटेगराइजेशन रहा। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग 1980 से 2000 के बीच में। 1980 से 2000 के बीच में काफ़ी सारे एरियाज बढ़ गए एआई के अंदर, लाइक सिंबॉलिक एआई, मशीन लर्निंग, कनेक्शनिस्ट, ये तो बेस है। इसमें नया एड ऑन हुआ प्रोबेबिलिस्टिक और इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स, फजी एआई। सो ये इसमें एड ऑन हो गया, राइट। और जो मशीन लर्निंग है, क्लासिकल मशीन लर्निंग है, वो कब रेज हुआ एक्चुअली 1969 में परसेप्ट्रॉन नाम से बुक आई। और इस बुक में ये प्रूफ दिया गया कि जो अभी, मतलब उस टाइम की बात है 1969 में, जो करंट न्यूरल नेटवर्क है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। और उसकी वजह से जो एआई है उसकी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो गई। और 1969 से 1980 के टाइम को एआई विंटर भी बोला जाता है। और इसी एआई विंटर के दौरान मशीन लर्निंग की जो फील्ड है, क्लासिकल मशीन लर्निंग, उसने काफ़ी ग्रो किया। और यहाँ से हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स थी, प्रोबेबिलिटी थी, मैथमेटिक्स था, उसको हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर यूटिलाइज करने लग गए। और कनेक्शनिस्ट का तो है ही कि 1943 में फर्स्ट न्यूरॉन आया और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ा। बट 1980 में एक रिवाइवल हुआ इसका। 1980 में एक रिसर्च पेपर आया और फिर 1986 में बैक प्रोपगेशन आया। तो यहाँ से एक नई होप मिली न्यूरल नेटवर्क को, और फिर ये काफ़ी अच्छा करता गया। उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक एआई जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड थी, एक्चुअली जो बाइसियन है 1783 के आसपास में बाइसियन थ्योरम था, और उस थ्योरम पे बेस्ड ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आई। इसी तरीके से एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन है, जिसमें जेनेटिक एल्गोरिथम्स की बात की गई, इवोल्यूशनरी ऑप्टिमाइजेशंस की बात की गई। इसी तरीके से फजी एआई है, जिसमें फजी लॉजिक, फजी कंट्रोल, न्यूरो फजी सिस्टम्स, इन सब की बात की गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2000 से लेकर के 2026 तक।
इस डिवीजन में जो ब्रांचेस हैं उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, ऑलमोस्ट सेम ही रहे। एक एक्स्ट्रा ब्रांच हो गया ऐड यहाँ पे हाइब्रिड एआई का, और जो कनेक्शनिस्ट एआई था वो चेंज हो गया अब डीप लर्निंग में। और डीप लर्निंग के अंदर CNN, RNN, LSTM और ट्रांसफॉर्मर निकल के आया 2017 में। और फिर 2017 के बाद ट्रांसफॉर्मर ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। 2018 में बर्ट आया, 2018 में GPT फर्स्ट, GPT-1 का पहला रिसर्च पेपर आया। और इसके बाद फिर धीरे 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 चैट GPT, जेमिनाई, क्लाउडी, ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आई, जो कि आज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के नाम से जानी जाती हैं। और इसको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो जनरेटिव एआई की फॉर्म में भी हम कैटेगराइज कर देते हैं। और फिर यहाँ से भी काफ़ी सारे डोमेन्स निकल करके आए, जैसे कि आपका एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई, रैग सिस्टम्स, RAG रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशंस, एआई चैटबॉट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आई। तो ये हमारा कैटेगराइजेशन था 2026 तक। अब हम इसका एक बार समरी देख लेते हैं। पूरा समराइज, ये तो अलग अलग मैंने एरिया के हिसाब से किया था, अब मैंने इसको समराइज भी कर रखा है इस ब्रांचिंग को। आप यहाँ पे देख सकते हो 1956। 1956 वो टाइम था जिसमें एआई आया। मतलब कि ऑफिशियली एआई एक ब्रांच का नाम दिया गया डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में। फिर आप देख सकते हो 1950 में सिंबॉलिक एआई, यानी कि 1950 में सिंबॉलिक एआई क्यों, क्योंकि 1950 में एलन ट्यूरिंग ने जो रिसर्च पेपर लिखा था, उस रिसर्च पेपर में उन्होंने अपने थ्योरम्स का यूज़ के लिए को प्रूफ करने के लिए सिंबल्स और लॉजिक्स और रूल्स का हेल्प लिया था। तो इसीलिए हम सिंबॉलिक एआई की शुरुआत 1950 से मान रहे हैं। मशीन लर्निंग 1959 एक्चुअली सैमुअल ऑर्थर सैमुअल ने 1952 में एक चेस गेम के चेक चेक गेम के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया था। वो प्रोग्राम खुद ही लर्न करता था अपने एक्सपीरियंस से और अपने आप को इम्प्रूव करता था। तो उसी में 1959 में आकर के उसको मशीन लर्निंग एक टर्म कॉइन दे दिया गया, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा गेम उन्होंने डिजाइन किया था वो खुद से लर्न भी कर रहा था, तो इसलिए मशीन लर्निंग का टर्म आ गया यहाँ पे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अगेन देखने को मिली हमें 1969 के बाद। फिर मैंने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग को 1989 में एक अलग ब्रांच की तरह ट्रीट किया है। क्यों? क्योंकि 1949 में जब आप देखोगे तो 1943 में मैकलस पिट्स न्यूरॉन आया, और उसके बाद 1949 में वेबियन लर्निंग आया, जिसमें कि वेट की बात की गई, जिसमें एक लाइन बोला गया, न्यूरॉन्स कैन फायर टुगेदर, न्यूरॉन्स कैन वायर टुगेदर। तो उनका जो रिसर्च पेपर था, उनका जो ये काम था वो MP न्यूरॉन्स यानी कि मैकुलस पिट्स न्यूरॉन्स और जो वेबियन लर्निंग है, इन दोनों से इंस्पायर्ड था। और इनके रिसर्च पेपर में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के का रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्ड भी डायरेक्ट यूज है, बट वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं थी जो कि आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं। बट वही बेस बना आगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, और इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई। करीबन 4-5 चीज़ें यहाँ से भी निकल के आई हैं, तो इसीलिए इसको मैंने एक सेपरेट ब्रांच के फॉर्म में दे दिया है। देन आता है न्यूरल नेटवर्क्स, अगेन जो हमारा कनेक्शनिस्ट एआई था जिसकी हम बात कर रहे थे,
उसी को हमने यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स दे दिया है नाम। और ये 1943 से में पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन बना, फिर 1957 में परसेप्ट्रॉन आया, फिर 1969 में परसेप्ट्रॉन नाम से बुक आई जिसमें ये बताया गया कि परसेप्ट्रॉन सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिर्फ लीनियर प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करेगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए वर्क नहीं करेगा। और फिर एआई विंटर आया और फिर क्लासिकल मशीन लर्निंग आगे बढ़ा जिसमें रिग्रेशन 1970 के आसपास में रिग्रेशन, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें आई, डिसीजन ट्री एंड ऑल। उसके बाद अब यहाँ से बात कर लेते हैं हम कि यही न्यूरल नेटवर्क से आगे चल कर के डीप लर्निंग आया 2006 में। अब जो डीप लर्निंग नेम है वो 2006 में क्वाइन किया गया और उसके अंदर जो पहले से ही एल्गोरिथम्स थे या जो पहले से ही रिसर्च हो रखे थे उसको उस कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। अब तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि डीप लर्निंग 2006 में है, बट CNN 1979 में ही 1989 में ही डिस्कवर हो गया, इन्वेंट हो गया था। लेकिन ये डीप लर्निंग के अंदर है, क्यों? क्योंकि 2006 में डीप लर्निंग एक ब्रांच के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर दिया गया और उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी गई, जिसमें कि CNN भी है, RNN है, LSTM है, ट्रांसफॉर्मर है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो CNN है, अभी अभी तक हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एप्लीकेशन एरियाज थे वो क्या थे? NLP है, कंप्यूटर विजन है, रोबोटिक्स है, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे एप्लीकेशन एरियाज हैं, राइट? तो अब यहाँ पे जो CNN 1989 में आया, उसने क्या किया कि अभी तक कंप्यूटर विजन जो एप्लीकेशन था उस एप्लीकेशन में रूल बेस्ड और सिंपल बेस्ड चीज़ें यूज हो रही थी। अब उसमें न्यूरॉन बेस्ड चीज़ें यूज होने लगी, आर्टिफिशियल न्यूरॉन बेस्ड चीज़ें यूज होने लगी 1989 के बाद से। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न जो अभी के टाइम पे कंप्यूटर विजन है वो है। फिर हम बात करते हैं RNN की, LSTM की। तो अब ये सारे के सारे आर्किटेक्चर हैं और फिर यहीं से अटेंशन भी आया 2014 में और फिर 2017 में ट्रांसफॉर्मर आया जिसने सेल्फ अटेंशन की बात करी और एक काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशनरी पेपर साबित हुआ। और जो आज के मॉडर्न LLMs हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को ही फॉलो करके बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर में आप देख सकते हैं कि बर्ट है, GPT फैमिली है और फॉर विजुअल विजन ट्रांसफॉर्मर भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो हमारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है मॉडर्न NLP और ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, और इन दोनों को ही मर्ज करके फिर LLM बना, LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। बेसिकली इसमें क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। अब हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें बता रखा है कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या करता है? लर्न करता है। लर्न करता है तो वो क्या करता है कि एक वैल्यू यानी कि एक वेट है उसको शिफ्ट करता है, उसको चेंज करता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग पैरामीटर्स। ठीक है? तो LLMs जो कि बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन होते हैं और फिर अपने हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जनरेट करते हैं। अब जब LLM आ गया तो LLM के बाद काफ़ी सारे नई ब्रांचेस आई, जैसे रैग हो गया, AI एजेंट्स हो गया, को पायलट तो एक एप्लीकेशन है। इसे एक्चुअली मैंने इमेज को जनरेट किया है तो इसमें को पायलट को ऐड ऑन कर दिया। को पायलट कोई ब्रांच नहीं है, को पायलट एक सिंपल सा टूल है जिससे कि हम यूज करते हैं। रीजनिंग मॉडल्स आए, फिर मल्टी एजेंट सिस्टम आया। सो अब LLM के बेसिस पे ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि नई ब्रांचेस निकल करके सामने आई।
सो ये काइंड ऑफ कंप्लीट ब्रांचिंग है। एंड ये आप देखो, इसमें थोड़ा सा क्लियर तरीके से ब्रांचिंग को दिखाया गया है कि ये मतलब एक काइंड ऑफ समरी है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें सिंबॉलिक एआई, कनेक्शनिस्ट एआई, और कहीं आगे जाकर के न्यूरल नेटवर्क्स बोला गया, स्टैटिकल मशीन लर्निंग, एजेंटिक एआई एंड फ्यूचर एप्लीकेशन डोमेन्स, ये सारी कैटेगरीज बताई गई हैं। और फिर एक एक करके जो एरा है 1943 से 1956, 1957 से 1969, इन एरा में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये कैटेगराइजेशन जो है एआई का वो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।